80 के ±5 होता है। इसमें जब भी कैलकुलेशन करना ±50 तक चलेगा। ±5 सॉरी 50 नहीं 5 ±5 का मतलब 60 का 65 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। तो टेम्परेचर उसी के नजदीक होगा 90 डिग्री। उसके ज्यादा आगे पीछे हुआ तो फिर ध्यान देने की बात है। तो 80 है, मान लो 1 मिनट में 80, तो टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री को एग्जैक्ट 100 फ़ारेनहाइट। 90 है, 90 नाड़ी की गति अभी 90 आ गई, 1 मिनट में 90, तो टेम्परेचर हो जाएगा 101 डिग्री। ये सभी एक के लिए? हाँ, कॉमन है, बच्चों में नहीं पढ़ोगे। टेम्परेचर होगा तो समझ लो कि आदमी कुछ ना कुछ तो तकलीफ में है ना, तो उस समय यही गति होगी ना। तो 101 डिग्री अगर टेम्परेचर है, इसको उल्टा भी कर लें, 101 डिग्री टेम्परेचर है तो नाड़ी आपकी 90 पे ही रहेगी। और आपको तो देखना है बिना थर्मामीटर के, मैं चाहता हूं कि वैसा ही आप बने। थर्मामीटर पे डिपेंडेंस कम हो, या स्टेथोस्कोप पे डिपेंडेंस कम हो, या दूसरे उपकरणों पे डिपेंडेंस कम हो, हाथ में सेंसिटिविटी ज्यादा हो। तो 100 है, अब आगे चले 100 वाला लिखा। 100 है तो टेम्परेचर हो जाएगा 102 डिग्री। 1 मिनट में 100 तो टेम्परेचर 102 डिग्री। फिर 110 है नाड़ी, 1 मिनट में 110 तो टेम्परेचर 103 डिग्री आ जाएगा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। फिर अगर 120 आ गई नाड़ी 1 मिनट में तो टेम्परेचर बढ़कर 104 आ जाएगा। फिर 130 आ गई तो टेम्परेचर बढ़कर 105 आ जाएगा। फिर 140 आ गई तो टेम्परेचर 106 आ जाएगा। मतलब इसको सीधा सा देखेंगे, हर 10 स्पंदन बढ़ने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये बात आपके ध्यान में लानी है, इसलिए मैंने इतनी लंबी ये बात करी। आपके ध्यान में जो बात लानी है वो ये कि हर 10 स्पंदन बढ़े नाड़ी के तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि नाड़ी का स्पंदन बढ़े तो टेम्परेचर बढ़ता है, और वाइसी वर्षा भी जो है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नाड़ी का स्पंदन बढ़ेगा ही। टेम्परेचर कम होगा तो नाड़ी का स्पंदन कम होगा। एक नॉलेज आपको मिली, बेसिक नॉलेज। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है घटा है। अब टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर आप ध्यान कर पाएंगे भाई क्या करना। 106 डिग्री बढ़ गया है मान लो, अब इसको नीचे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि 106 डिग्री के ऊपर जाए तो बहुत तकलीफ है, और चला गया तो बड़ा मुश्किल होता है। ब्रेन डेड होने की संभावना, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना। मस्तिष्क की बीमारियां ज्यादा तब आती हैं जब टेम्परेचर बहुत ऊंचा चला जाए और देर तक बना रहे। ज्यादा देर ऊंचा टेम्परेचर बॉडी में नहीं रहना चाहिए। साधारण भाषा में कहते हैं ना दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, ये दिमाग की गर्मी इतनी खतरनाक है कि जानलेवा होती है। इसलिए ज्यादा देर टेम्परेचर बढ़ना है तो फिर आप उपाय करेंगे भाई कम करना। कम करने के लिए दवाई देंगे, लेकिन ये आप पहले पता कर लें कि है क्या स्थिति हाथ की नाड़ी के परीक्षण। अपना है तो अपना भी पता कर लें, घर वालों का भी और पड़ोसी। अब ये टेम्परेचर हो गया नाड़ी की गति, माने नाड़ी के कैलकुलेशन से। अभी इसमें ब्लड प्रेशर भी जान लें। ब्लड प्रेशर की क्या स्थिति रहेगी अगर ये टेम्परेचर है तो। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? बहुत बता देना, क्योंकि मैं एक साथ बोझा नहीं डालना चाहता। जितना आप रिसीव करें, मैं पहले इससे और एक सरल जानकारी दे दूँ, फिर आप इसमें थोड़ा जाए। सरल से कठिन में जाना चाहिए और एक सरल जानकारी दे दूँ। पहले आपको एज के हिसाब से बता दूं कि ब्लड प्रेशर क्या रहना चाहिए। एज के हिसाब से इस उम्र में कितना रहना चाहिए, इस उम्र में कितना रहना चाहिए, इस उम्र में कितना रहना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बच्चा है, जन्म लिया तो इतना बार नाड़ी उसकी धड़कनी चाहिए। अब अगर बच्चा है तो उसका बीपी कितना रहना चाहिए।
इसमें थोड़ी सी एक चीज है जो यूनिक है कि मां के गर्भ में जब बच्चा है तो उसका बीपी उतना ही होगा जितना मां का है। आखिरी दिन तक जब तक वो मां के पास है, गर्भ में है, तब तक उसका बीपी उतना ही होगा जितना मां का। तो ये बात तो कॉमन है। इसके आगे चले, जन्म ले लिया, अब उसका अपना स्वतंत्र बीपी होगा। तो जन्म लेने से 5वें साल तक, जन्म लेने के 5वें साल तक, माने पहले दिन का बच्चा है और 5वें साल तक उसका ब्लड प्रेशर हाई और लो जानते हैं, दो तरह से नापा जाता है। ये तो कॉमन हो गया, इसलिए अब इसमें डिटेल में। तो जो हायर लिमिट है ब्लड प्रेशर की वो होगी 81 और लोअर लिमिट होगी 45। बीपी की हायर लिमिट 81, लोअर लिमिट 45। जन्म से 5वें साल, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 5 साल से लेकर 10 साल तक, 5 से लेकर 10 साल तक ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट होगी 90 और लोअर लिमिट होगी 53। 5 से 10। उसके बाद 10 से 15 साल तो ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट होगी 100 और लोअर लिमिट होगी 62। 62। 10 से 15 साल। अब 15 से 20 साल की रेंज में जब बच्चा है तो उसकी हायर लिमिट है ब्लड प्रेशर की 110 और लोअर लिमिट है 71। ये सारे आंकड़े जो है ना भारत के हिसाब से, यूरोप में जाएंगे तो ये बदलेंगे, अमेरिका में भी बदल जाएंगे, कनाडा में बदल जाएंगे। ब्लड प्रेशर की उनकी हायर लिमिट अलग है, लोअर लिमिट अलग है। ये अपने देश के हिसाब से। तो 15 से 20 बता दिया। 15 से 20 एक ग्रुप में हो जाएगी 110 और 71। हायर लिमिट 110, लोअर लिमिट 71। अब उसके बाद चले 20 से 30 साल की उम्र में। 20 से 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट होगी 120 और लोअर लिमिट होगी 80। उसके बाद 30 से 35 साल की उम्र में, 30 से 35 साल की उम्र में हायर लिमिट होगी 124 और लोअर लिमिट आ जाएगी 82, 82। फिर उसके बाद 35 से 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है 126 और लोअर लिमिट है 83, 83। अब इसके बाद बीपी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे। अब चले 40 से 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है 128 और लोअर लिमिट है सिर्फ 84। 1-2 का अंतर आता है हायर और लोअर। फिर उसके बाद 50 से 60 साल, 50 से 60 साल हायर लिमिट है 132, लोअर लिमिट है 86। फिर 60 से 65, 60 से 65 साल में हायर लिमिट है 136, लोअर लिमिट है 88, 88। फिर 65 से 80 साल की एज ग्रुप में, 65 से 80 साल की एज ग्रुप में हायर लिमिट है 140 और लोअर लिमिट है 90। 65 से 80 और आखिरी 80 से ऊपर, जिनकी भी उम्र 80 के ऊपर है, अब वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन ब्लड प्रेशर का जो लास्ट लिमिट होगा हायर लिमिट वो 145 और लोअर लिमिट होगी वो 92। अगर आपने ये सीरीज लिखी है ठीक से तो आप जरा देखिए
कि 20 से 30 साल की उम्र से लेकर और 80 से ऊपर की उम्र में जितने भी अंक आपने लिखे हैं, इसमें बढ़ोतरी हो रही है बहुत धीमे धीमे। मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर जन्म से लेकर 20 साल तक बहुत तेजी से बढ़ता है और 20 की उम्र लेकर फिर मरने तक बहुत धीमे बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि जन्म से 20-21 साल तक शरीर के हर अंग की बढ़त हो रही है। ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, हड्डियों का डेवलपमेंट हो रहा है, मांस बढ़ रहा है, मज्जा बढ़ रही है, रक्त बढ़ रहा है, हर चीज तो डेवलप ही हो रही है ना। 20 से 21 में जाके सब बंद हो जाता है, उसके आगे फिर डेवलप होना रुक जाता है। तो जब डेवलपमेंट का स्टेज होता है शरीर का, तो ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है और एक जगह आकर जब आप स्थिर हो गए, हड्डियों का विकास इतना होना हो गया, उसके बाद ब्लड प्रेशर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आज के बाद बीपी चेक कराएंगे, आप खुद चेक करेंगे, कहने करेंगे सूची आपके पास है, इससे इस एज ग्रुप में है तो कितना होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आपको थोड़े दिन में बीपी भी हाथ से ही चेक कराना सिखा दूं। जब आपको नाड़ी अच्छे से पकड़ना आ जाएगी ना, तो बीपी का कैलकुलेशन भी बहुत परफेक्ट होगा। हमारे सारे वैद्य यही करते हैं, हाथ पकड़ के ही सब चीजें तय करते हैं, वो कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भागवती जी ने कह दिया कि हाथ से बड़ा दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। जितनी सेंसिटिविटी, जितनी संवेदनशीलता इन उंगलियों में है, हाथ में है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो सकती, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट हाथ के ही बने हुए हैं। तो जिसने बनाया है इंस्ट्रूमेंट को, वो ज्यादा सेंसिटिव लिविंग है, जीवित चीज है, इसलिए हाथ के कैलकुलेशन गलत नहीं पड़ेंगे, मशीनों पे तो गलत पड़ेंगे। कई बार आप मशीन पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें चेक कराते हैं, अब आप बड़े परेशान हैं, डॉक्टर कहता है जी सब नॉर्मल है, मशीन फेल हो गई, फिर आप परेशान क्यों हैं, अगर सब नॉर्मल है। या कई बार बहुत चीजें नॉर्मल कर देगा, लेकिन आप नाड़ी देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्मल ही है हमारा। तो कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको, डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर चेक कराकर कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हमें मालूम है इससे इस एज ग्रुप में बीपी इतना रहता है, हायर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये। अब हमारे भारत के तापमान और तासीर के हिसाब से ये जो ब्लड प्रेशर की हायर और लोअर लिमिट्स हैं, इसमें भी ±5 है। ±5 का मतलब, अब मैं लास्ट लिमिट बात करता हूँ। मान लो 80 के ऊपर की उम्र है तो 145 हायर लिमिट है बीपी और 92 लोअर लिमिट है। इसमें 5 आप जोड़ सकते हैं, 5 घटा सकते हैं। 145 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 150, और 92 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97। इसी तरह से 145 में से 5 घटाएंगे तो 140, और 92 में से 5 घटाएंगे तो 87। तो ये ±5 चलेगा, माने 5 ऊपर 5 नीचे, बीमारी का कारण नहीं बनेगा। सभी में इसको ध्यान रखना है, सभी एज ग्रुप में ये ±5 तो इसको ध्यान रखें कि अगर एज ग्रुप के हिसाब से ±5 ऐड करने से, घटाने से ब्लड प्रेशर की रेंज आ रही है, तो उसको स्वस्थ ही मानना, कोई बीमारी का शिकार आप मत मानना और उसका कोई इलाज करने के लिए प्रयास मत करना। हो सकता है कि वो अपने से ही होता हो। ठीक है, इतनी बात हुई। एक तो हुई टेम्परेचर की बात, नाड़ी देखने की बात, नाड़ी की गिनती से टेम्परेचर को पकड़ने की बात। अब आ गई ब्लड प्रेशर। और एक चीज और बताता हूं आपसे, फिर थोड़े और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, सरल से कठिन की तरफ। एक जरा जानकारी ये देनी है आपको कि नाड़ी पकड़ ली आपने और वो धड़क रही है, तो उसको किस बात से हम कंपेयर करें तो हमें पकड़ में आने की ये बात है कि फिर है कि बात है। नाड़ी कब की है, बात की है, फिर की है, कैसे पकड़ में आए? तो भागवत जी ने इसके कंपैरिजन दिए, कंपैरिजन तुलनाएं, उनसे आप पता कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन वही कर पाएंगे जो प्रकृति को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं।
प्रकृति को पढ़ते वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, नाड़ी आपने पकड़ ली। बागवट जी कहते हैं कि नाड़ी की गति देखो कैसी है। अगर नाड़ी सर्प की तरह से चल रही है, सर्प कैसे चलता है, ये तरीका है सर्प का चलना। हमेशा टेढ़ा होकर चले, सीधा चलिए, क्योंकि शरीर वैसा नहीं है। सांप जो है ना, ये मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन इसको आप उसी तरह से ध्यान देना। सांप हमेशा सड़क पर, खेत में, कहीं भी चलेगा तो ऐसे चलेगा। जब घर में घुसता है तभी सीधा होता है। आप देखोगे जब वो बिल में घुसेगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और बिल के बाहर रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो एक जगह बागवट जी ने कहा, घर सुखी रखना है ना तो सांप के जैसे बनो। घर के बाहर चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा करो, घर में सीधे घुसो। माने घर के बाहर जितना करना है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बेईमानी, सब घर के बाहर। घर में मत, सीधे रहो तो घर जिंदगी भर सुखी रहे। ये सब के लिए, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए। जब घर में घुसे तो टेढ़ा मेढ़ापन बाहर छोड़ के घुसे। पत्नी भी, पति भी, बहन भी, भाई भी, सबके लिए ये एक ही नियम है। तो अब आप सांप की गति के बारे में ध्यान रखो। सांप ऐसे चल रहा है, नाड़ी भी अगर ऐसे ही चल रही है, ये थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। आप नाड़ी पे लगातार 1 मिनट 2 मिनट, आपको हो सकता 5 मिनट लग जाए, 7 मिनट लग जाए, टाइम लगने दो, उसको बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीख रहे हैं हम। जब सीख जाएंगे तो 1 ही मिनट में पता चलेगा। तो नाड़ी देखो, अगर सर्प की तरह से चल रही है तो समझ लो ये नाड़ी ऐसे व्यक्ति की है जो बात के रोगों की पीड़ा में है, या बात से पीड़ित, माने बात उसका विकृत स्थिति में है। जिसकी नाड़ी सर्प की तरह से चलती हो, वो बात की स्थिति में है। अब सर्प की तरह से चलने को और माइक्रो लेवल पे जरा ऑब्जर्व करो। सर्प को ध्यान से देखो चलते हुए, अगर आपने देखा भी होगा तो एक जगह पेट उसका पिचकता है, फिर फूलता है, फिर पिचकता है, फिर फूलता है, ऐसे ही चलना। जब वो टर्न मारेगा तो पेट फूलेगा, और जब टर्न पे ऐसे सीधे चलेगा तो पिचकेगा, फूलेगा, पिचकेगा, फूलेगा, पिचकेगा, ऐसे ही नाड़ी चलती है। तो आप मान लो कि वो आदमी बात की विकृति में है। ये सबसे सरलतम बात कह रहा हूं, आगे सब इससे कॉम्प्लिकेटेड है। सरलतम है कि बात की विकृति कब आती है, जब नाड़ी सर्प की तरह से चलती है, या सर्प की तरह से नाड़ी चलने लगे तो बात की विकृति आएगी। तो बात पीड़ित लोगों के नाड़ी देखो, आपको एक जैसे ही दिखेंगे। अब दूसरी है, बागवट जी ने दूसरी एक कंपेरिजन दी है, उपमा दी है। मेढक देखा, मेढक कैसे चलता, कुदरत कुदरत। तो नाड़ी अगर मेढक की तरह से चल रही है, जंपिंग हो रही है, जर्किंग हो रही है, झटका, मेढक जो है ना एक झटके में जंप लगा, स्मूथ नहीं होती उसकी जंप, झटका होता है। तो नाड़ी पे आपने हाथ रखा हुआ है और वो झटका दे रही है, हर सेकेंड्स के कुछ हिस्से में झटका जैसा, मेढक की तरह से। तो समझ लो वो व्यक्ति पित्त के रोगों से पीड़ित है। पित्त के रोग या पित्त की विकृति उसको हुई है। और तीसरी है मोर देखा, मोर कैसे चलता है, आराम आराम से एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, गति मंद होती है। मोर जो है ना तेज से नहीं चलता, धीरे 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 धीरे, और उसके चलने में बड़ी लय है, रिदम है, जबरदस्त रिदम है। मोर के चलने में बहुत रिदम है। और एक दूसरी पक्षी है जिसके चलने में बहुत रिदम है, बत्तख। मोर है, बत्तख है, जो रिदम से चलने वाले हैं। नाड़ी भी अगर रिदम पर है, धीरे से फिर धीरे से फिर धीरे, तो समझ लो वो व्यक्ति कफ के प्रभाव में है, या कफ की विकृति उसको हुई। जिसके प्रभाव में है उसी की विकृति है। तो फिर से दोहराए, आपने लिख लिया, अगर नाड़ी सांप की गति से है, ऐसे ऐसे फूलना पिचकना, तो आप समझ लो
और अगर नाड़ी आपकी चल रही है मेटल की तरह से तुरंत तो फिर, और नाड़ी अगर चल रही है रिदम में मोर की तरह से, बत्तख की तरह से, और भी जानवर हैं जो रिदम में चलते हैं, तो आप जान लेना कि वो कफ की विकृति में है। अब आप ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत बड़े हैं। मैंने थोड़े से निकाल के बागवट जी की किताब में से आपको बताया। बागवट जी ने तो बात के इतने कंपैरिजन दिए हैं कि कई बार उसको पढ़ते पढ़ते मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है। इतने कंपैरिजन सब जानवरों को उन्होंने गिना दिया कि ये बात की तरह से, ये वृत्त की तरह से, ये सब की तरह। मैंने उसमें से सबसे सरल निकालकर जो आपको समझ में आ जाए उतना बताया, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आपकी सिद्धता बढ़ती जाएगी तो वो डिफिकल्टी और डिफिकल्ट कंपैरिजन में आप जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अब खाली बात पित्त कफ ही नहीं है, आगे के बारे में जब बात चलेगी तो बागवट जी कहते हैं कि बात और कफ भी हो सकता है, कफ और पित्त भी हो सकता है, पित्त और बात भी हो सकता है। ये आपस के तीन और कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उसमें सब में नाड़ी की गति बदलेगी। बात पित्त वाला है तो एक हो जाएगी, पित्त कफ वाला है तो एक हो जाएगी, लेकिन उसमें कभी बाद में बात करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन है। और एक जानकारी दे दूं इसी के साथ जुड़ी हुई, ये नाड़ी का परीक्षण हम सीखें, आज से लिख लिया है आपने, बार बार इस पर अभ्यास करते रहे। आंखों का परीक्षण भी सीख जाए। हेल्दी, अब हेल्दी पर्सन की आप एज ग्रुप पहले डिफाइन करो, बताओ एज ग्रुप बताओ। अबव 60, अबव 60, तो अबव 60 में आप जरा पढ़ो, क्या निकाला मैंने आपसे, आपको ही बताता हूँ कैसे निकालेंगे। अबव 60 पे आ जाओ। 75 नहीं, हाँ सॉरी, 65 to 75, गुड, यस। 65 to 75, ये आप ध्यान रखो, या 75 to 85, अब 60 जाएगा ना 75 से 85 वाले रेंज में। अब हमको अब 60 कैलकुलेशन, सपोज पर बहुत अच्छा बात आ गई, उदाहरण भी आ गया। अब हमको ध्यान रखना है कि 60 से 80 के बीच में, 90 के बीच में, 100 के बीच में किसी भी, तो एक लिमिट है 75, दूसरी 85, कम से कम 75, अधिक से अधिक 85। इसका मीन निकालो, बस वो ही है आगे। मीन निकालो मतलब दोनों को जोड़ो, दो का भाग है। एवरेज कहते हैं ना, वैसे एवरेज बहुत खराब शब्द है, लेकिन समझाने के लिए। तो आप दोनों को जोड़ दो, 75 और 85 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, जो अंक आएगा वो आइडियल 60 से ऊपर, ठीक है। अब फिर 60 से नीचे की रेंज में कोई बात करेगा, मान लो मैं बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर दो। 75 साल की उम्र है, क्या करेंगे? वही तरीका है, आप रेंज में है 60 से 80 के, तो आपको वही करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ो, दो का भाग है, ठीक है। ऐसे मान लो मैं बात कर रहा हूं 55 साल के हैं आप, बस 65 से 75 वाले एज में जाएंगे, हमारे ग्रुप में जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दो का भाग दे देंगे, जो अंक आएगा वो आएंगे आपको। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर देंगे। और टेम्परेचर के हिसाब से नाड़ी के हिसाब से टेम्परेचर आप करना चाहिए, सरल बातें हैं, ज्यादा नहीं। फिर आपको नाड़ी कैसे चल रही है इसके बाद पित्त कफ तय कर लेंगे, और बाद पित्त कफ जब तय हो गया तब आपका मेडिसिन तय हो जाएगा कि आपको अब कौन सी दवा लेनी है, जो वातनाशक है, पित्तनाशक है, कफनाशक। हाँ जी, एक नाड़ी इज इक्वल टू पल्स, नाड़ी इज इक्वल टू पल्स, यस 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 यस। आप तो 72 पल्स करके बोल रहे हैं। हाँ 72 जो है ना, बहुत अच्छा सवाल है। 72 जो पल्स है वो आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से है, यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से है। हमारे भारत के सभी डॉक्टर जो एमबीबीएस पढ़ते हैं सब के सब वही सिलेबस पढ़ते हैं लगभग जो यूरोप और अमेरिका में है, और जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन जो यूरोपियन अमेरिकन है।
भारत में थोड़ा अंतर आएगा, हर बार अंतर आएगा। बीपी में भी अंतर आएगा, टेम्परेचर में भी अंतर आएगा, पल्स में भी अंतर आएगा। तो डॉक्टर जो बता रहा है वो है जो उनके टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ाया गया और सिखाया गया। टेक्स्ट बुक सभी की सभी यूरोपियन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड पे बनी हुई है। भारत के स्टैंडर्ड पे जो टेक्स्ट बुक बनी है वो एक ही जगह से छपी है या आज तक हमको पढ़ने को मिली है। गुरुकुल कानड़ी विश्वविद्यालय एक है जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आर्य समाज ने उसको बनाया। वो यूनिवर्सिटी से जो निकली है किताबें, जो भारत के लिए स्टैंडर्ड बनाने वाली यूनिवर्सिटी है, उनका ये कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर कह रहा है, एक बार आप अपना कैलकुलेशन भी ध्यान रखो। डॉक्टर कह रहा है यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपको ध्यान रखना है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो भारत की तासीर के हिसाब से मैंने आपको बोला ±5, ये यूरोप में नहीं चलता ±5, किसी भी कैलकुलेशन में नहीं चलता। अच्छा, और एक छोटी सी बात कहूँ, ये बात जो है ना अपवाद है, ये रूल नहीं, ये अपवाद है। आप जानते कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं दुनिया, तो अपने देश में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दुनिया वालों को समझ में नहीं आते। वो एक एक्सेप्शन आप ध्यान रखो। आप अगर इस बात में बहुत फंस गए कि बीपी हाई है या बहुत लो है, बहुत हाई है, बहुत लो है, तो दिमाग में हो जाता है टेंशन। तो इसको ऐसे याद रखो, सर मैं ये 10 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ अगर नहीं है, आराम से सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि बीपी आपका नॉर्मल है, रेंज कुछ भी नहीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर आप कोई तकलीफ महसूस नहीं करते तो जान लीजिए कि बीपी नॉर्मल है, चाहे रेंज कुछ भी हो। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही और ब्लड प्रेशर नापा आपने, तो वो बता रहा है कि जी नीचे वाला तो 90 है और ऊपर वाला 150 है, 160 है, या नीचे वाला 100 हो गया, ऊपर वाला 170 है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो आप एक बार को रेंज भूल जाना है, सीढ़ियां चढ़ना जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रेंज के हिसाब से तो बीपी बहुत आई है और 20 साल से मैं उनको देख रहा हूं, सर्दी और जुकाम भी नहीं हुआ और रेंज हाई है बीपी की हमेशा। मेरे घर में एक बहन आती है काम करने के लिए, वो झाड़ू पोछा लगाती है, उसका बीपी जब भी मैंने देखा है मैं परेशान हो गया, ये इतनी रेंज में और ये जीवित है। और मैंने कई बार उसको शक किया, तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं है? उसने कहा आपको क्या लगता है तकलीफ है? सीढ़ियां चढ़ती हूँ, सीढ़ियां उतरती हूँ, कोई तकलीफ नहीं। और मैंने ये 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 100, 200, 500, 1000 ऐसे पेशेंट देखे जिनकी रेंज बहुत हाई या रेंज बहुत लो, न तो सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ है, न उतरने में। तो बस आप ये याद रखना, ये भारत का हिसाब है असली ये कि आप सीढ़ियां चढ़ते समय कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस नहीं करते, सांस आपकी नॉर्मल है, हृदय की धड़कन भी ठीक ठाक है, तो आप समझ लेना आपको कोई बीपी की शिकायत नहीं। दिमाग में वायरस मत डाले। और जो सीढ़ियां चढ़ते उतरते कंप्लेंट आने लगे, या तो आपको मुंह सूखने लगे, या तो होठ सूखने लगे, या तो हृदय की धड़कन बढ़ने लगे, या तो सांस रुकने लगे, या तो आपको रुकना पड़ जाए सीढ़ियों में, तभी आप आगे बढ़ना कि अब हमको तो कुछ प्रॉब्लम है, और वो है तो क्या है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, तजुर्बे में से आया हुआ ज्ञान है। भागवत जी ने ये नहीं लिखा, ये 10-12 साल से मैं करते करते देखा, सीखा, समझा कि जिनको सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई तकलीफ नहीं है उनको। अब मैंने इसमें और 1-2 चीज जोड़ी है, वो भी आप ध्यान रखो कि आपको अगर पता करना है कि मैं ओवरवेट हूं कि नहीं, मुझे वजन ज्यादा है कि नहीं, तो एक तो बॉडी मास इंडेक्स है। ये बॉडी मास इंडेक्स तो यूरोप अमेरिका का स्टैंडर्ड है। हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड ये है, वो ये कि सीढ़ियां चढ़ते समय कोई तकलीफ नहीं है तो आपका वजन आपके लिए ठीक है।
जी क्या एक फ्लोर जब भी बात हो रही है एक फ्लोर में जितनी सीढ़ियां होती हैं 18-20 जो भी होती है 10 भी होती है 12 भी होती है एक ही फ्लोर की बात कर रहा हूं। एक फ्लोर को चढ़ते समय अगर आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ना रुकावट आ रही है, ना रुकना पड़ रहा है, ना बैठ, तो वजन भी आपका बराबर है, वो भले 150 किलो। हाँ, मैंने ये देख लिया कि अगर आपको एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है और वजन भले 150 किलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तकलीफ की स्थिति में नहीं है, कहीं ट्राइग्लिसराइड आपको परेशान नहीं है। माने आपको नॉर्मल अगर है सीढ़ी चढ़ना उतरना, वजन कितना भी रहने दो, बीपी कितना भी रहने दो, आप अपने को समझना हम तो स्वस्थ हैं। और जब सीढ़ी चढ़ने में एक मंजिल में तकलीफें शुरू हो जाए तब समझना कि गड़बड़ है, तब आगे बढ़ना कि हमें क्या करना क्या। तो मेरी बात अब मान लो, ये वजन कम करना तब शुरू करना जब सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ आए। जब तक नहीं आ रही है वजन कम करने की कोशिश मत करो, जैसा है रहने दो। ये मोटी बात है जो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। नहीं तो क्या होता है कि ये वजन बढ़ने का ऐसा फिजूल समझ आ गया है, घुस गया है वायरस, कि जो देखो वो क्या पतला होना चाहता है, पतला होना है, पतला होना है, क्यों परेशान करना है। और दुनिया में ये बहुत बड़ा वो है इंडस्ट्री, आपको मालूम है वजन पतला करने का सबसे बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है इस समय। हाँ, अब वो बीसीओ नाम से चल रहा है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूरोप में और अमेरिका में, अब ये भारत में भी आ गई है। इनको बनाना है पैसा, इनको करना है धंधा, उनको आपके हेल्थ से कुछ लेना देना है, उनको पैसा चाहिए। आप इतनी फीस दे दो तो ये, इतनी फीस दे दो तो हम अक्सर उनके चक्करों में फंसकर परेशान होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 दिन शिव शाह भवन में मैंने जो पेशेंट देखे, उनमें से बहुत पेशेंट ने मुझे कहा वजन कम करना है। क्यों करना है? मुझे नहीं लगता कि आपका वजन ज्यादा है। नहीं, कुछ बताओ आप, उनको तो कम ही करना है। क्यों कम करना है? भाई ज्यादा हो गया, कैसे मालूम आपको ज्यादा है आपका वजन? तो उनको मालूम नहीं है, किसी ने बोल दिया कि आप मोटे दिख रहे हैं, या किसी डॉक्टर ने कह दिया आप पतले दिख रहे हैं। ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे नहीं, आप अपने ऑब्जर्वेशन पे तय करो। मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूँ एक मंजिल आराम से और उतर सकता हूँ, तो कोई तकलीफ ही नहीं। अगर चढ़ने में हो रहा है तो दर्द होगा ना। अब मान लो वजन ज्यादा सच में है, एक थोड़ी देर के लिए कल्पना करो वजन ज्यादा ही है, तो निश्चित रूप से सीढ़ी चढ़ने में पांव में दर्द आएगा, घुटने में दर्द आएगा, हो सकता है कमर में भी दर्द आ जाए, सांस बहुत तेज चलने लगे, हाथनी बहुत तेज हो जाए, ये सब आएगा। तो आप जानना कि वजन ज्यादा है ही, तो कम करना है। और कितना कम करना है? फिर वहीं पे आ जाओ, जितना सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ ना करे इतना ही कम करना है, वो किलो के हिसाब से नहीं। भाई मैंने थोड़ी देर उपवास करके या थोड़े दिन उपवास करके वजन कम किया, फिर चढ़ के देख लो सीढ़ी बराबर बैठती है तो बस वहीं पे रखना है अपना वजन, उसके आगे कम नहीं करना। ये वजन कम कर देने से भी बहुत तकलीफें आप शायद जानते हैं। शरीर को फैट भी चाहिए, ऐसा नहीं है बिना फैट के ये शरीर चाहिए, तो वजन चाहिए, मांस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पतले दुबले, जो पतले दुबले हैं ना उनकी अपनी समस्या है, आपको मालूम है। कोई माँ बहुत पतली दुबली होना तो बच्चे और माँ दोनों की जान के लिए तकलीफ है। मैं तो देख रहा हूं मोटी थोड़ी माँ है ना, थोड़ी मोटी, वजन में थोड़ी भी ओवरवेट, आराम से बच्चा उनके गर्भ से बाहर आता है और आराम से बूढ़ी है, बच्चे भी हैं। लेकिन जो बहुत दुबली पतली है उनको तो त्राहिमाम हो जाता है। इसलिए बहुत पतला होने की कोशिश मत करिए। ये जो कैट वॉक पे चलने वाली लड़कियां हैं ना, इनको देख के जिंदगी डिसाइड मत करिए। मेरे पास कई पेशेंट हैं वो कैटवॉक वाले ही हैं। मैं मुंबई में भी जाता हूँ ना, बहुत पेशेंट हैं वो कैटवॉक, मैं जानता हूँ कि वो क्या कंप्लेंट लेके मेरे पास आते हैं। और वो पतले दुबले इसलिए रहते हैं कि उनको पैसा मिलता है तभी तक जब तक वो पतले दुबले हैं। जिस दिन ओवरवेट हुए उनको तो इंडस्ट्री निकाल के बाहर भेज देती है, तो उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए हर क्षण वो देखते रहते हैं 100 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, 200 की नहीं बढ़ना। आपको ये टेंशन नहीं लेना है। एक तो कैटवॉक इंडस्ट्री माने फैशन इंडस्ट्री, और दूसरी है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री भी उनको निकाल के फेंक देती है, क्योंकि उन्होंने अपने मानक बनाए। सुंदरता का उनका मानक है दुबला पतला होना, और विचित्र विचित्र उसकी उपमाएं दे रखी हैं। कमर ऐसी होनी चाहिए, गर्दन इतनी पतली होनी चाहिए, सुराही जैसी गर्दन। तो मैंने तो सुराही रख लो। ये ऐसे फालतू के हमारे देश में चक्कर चले कि ऐसी कमर, ऐसी गर्दन, ऐसी चेस्ट, ऐसा ये आप सब मत फंसिए। आप तो मोटी बात याद करें, स्त्री हो या पुरुष, बड़े हैं या छोटे, बच्चे हो या, सबके लिए एक ही तरह है। एक माला सीढ़ी, एक मंजिल सीढ़ी आराम से चढ़ते हैं, तब तक कुछ सोचिए।